नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर यह है कि 2024 के चुनाव के लिए आज बैटल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। दिल्ली की सत्ता के लिए अगले साल एनडीए और इंडिया के बीच जंग होगी। एनडीए को तो आप जानते ही हैं, बीजेपी की अगुवाई वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जबकि इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन ने खुद को दिया है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का शॉर्ट फॉर्म है। एनडीए में 38 दल हैं तो इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन में 26 पार्टियां। अब सवाल यह है कि किस अलायंस के पास कितने नंबर हैं। अगर एनडीए की बात करें जो इस वक्त सत्ता में है, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी कि इस गठबंधन के पास जो सीट हैं उसकी 90% से ज्यादा यानी करीब 303 सीटें बीजेपी के पास हैं। एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा जो दल है वो एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना है, जिसके 12 सांसद हैं। ये नंबर गेम के हिसाब से अगर आप एनडीए को समझेंगे तो इसलिए एनडीए मजबूत नजर आता है। एनडीए में किसके पास कितनी सीटें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीती थी अगर आप पिछले लोकसभा चुनावों की बात करेंगे। शिंदे गुट यानी कि शिवसेना जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 12 सांसद शिवसेना के पास हैं शिंदे गुट। एलजेपी की अगर बात करेंगे तो 6 सांसद एलजेपी के पास हैं और अपना दल एस यानी यूपी से 2 सांसद और 303 में प्लस हो जाते हैं। एआईएडीएमके के पास भी 1 सांसद हैं। तो यानी अगर आप नंबर के हिसाब से, आप सीटों के समीकरणों के हिसाब से समझेंगे तो एनडीए की ताकत लोकसभा में इंडिया से ज्यादा नजर आती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनडीए नजर आता है। कुल मिलाकर अगर आप एनडीए की सीटों में देखेंगे तो बीजेपी के पास 303 है। अगर आप शिवसेना की देखेंगे तो शिवसेना जो शिंदे गुट, उसके पास 12 सीटें हैं, एलजेपी के पास 6 हैं, अपना दल के पास 2 हैं और एआईएडीएमके के पास 1 सीट है, जो कि अब एनडीए की बैठक में तमाम लोग शामिल होने के लिए पहुंच भी गए हैं। तो एक तरफ एनडीए अपने घटक दलों को एक साथ लेकर आ रहा है। एनडीए की आज 38 दलों की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज 26 दल भी बेंगलुरु में एक साथ बैठे हैं। नाम इंडिया दिया गया है, लेकिन इस नाम के अलावा कैसे चुनौती पेश की जाएगी एनडीए के सामने, यह अभी तक सामने नहीं आया है। अब आप समझिए, स्ट्राइक रेट बिगाड़ेगा विपक्ष का फॉर्मूला। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 224 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोटों से जीती है। 5 बड़े राज्यों में 150 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। विपक्ष का वन कैंडिडेट कितना असर कर पाएगा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि 50% वोटों से ज्यादा जीती है भारतीय जनता पार्टी और ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 224 सीटें हैं, जिस पर मार्जिन अगर आप देखेंगे यानी कि आप वोटों का अंतर देखेंगे तो वो 50% से ज्यादा है। ऐसे में क्या कैलकुलेशन इंडिया की तरफ से किया गया है, क्या कैलकुलेशन 26 विपक्षी दलों की तरफ से किया गया है कि इस मार्जिन से, आप समझिए, इस मार्जिन पर अगर एक सिंगल कैंडिडेट खड़ा भी हो जाता है विपक्षी दलों का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा? क्या वो असर कर पाएगा? क्या ये 224 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान हो पाएगा जितना अभी तक बातों में कहा जा रहा है? तो देखिए, विपक्ष का अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है, मोदी हटाओ प्रोग्राम है। राहुल ने आज इतना तो बता दिया है कि आगे जो लड़ाई होगी वो एनडीए वर्सेस इंडिया की होगी, लेकिन क्या प्रारूप होगा, क्या रणनीति होगी, अभी तक सामने नहीं आई है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया। इंडियन
नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, श्याम सुंदर शरण, प्रवक्ता एचएएम, संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव गुट और कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज एक नाम तो विपक्षी दलों की तरफ से दे दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नाम के भरोसे आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देंगे या एनडीए को हरा पाएंगे? ऐसी कोई गलतफहमी हमारे अंदर नहीं है कि सिर्फ नाम के भरोसे हम हरा देंगे, लेकिन धीरे धीरे सारा कुछ आगे बढ़ेगा। एक महीना पहले जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो सिर्फ 16 पार्टियां थी। एक महीने के अंदर वो 16 पार्टियां बढ़कर 26 पार्टियां हुई थी। एक महीने पहले पता नहीं था कि इस नए गठबंधन का नाम यूपीए ही रहेगा या कुछ और होगा। एक महीने के अंदर आपने देखा कि आज बेंगलोर में हमने एक नया और बहुत ही आकर्षक नाम दिया है, इंडिया, जिसके अंदर डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है और सबको साथ में लेकर चलने का एक विचार आ रहा है। अब निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम अपना एक एजेंडा सेट करके देंगे, हम अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी देंगे और सिर्फ मोदी हटाओ नहीं, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से हिंदुस्तान में जो तबाही और बर्बादी एकदम फैल गई है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान की महिलाएं सब भयाक्रांत हैं। हर तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो या गरीबी हो या भूखमरी हो, इन मुद्दों के ऊपर हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम अपोजिशन पार्टियां एकजुट हुई हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जन जन के बीच जाएंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को फायदा किस बात से होता है? इस बात से होता है कि हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे वोट डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एक बिखर जाते हैं, जिसका नाजायज फायदा वो उठाते हैं। ज्यादातर सीटों पे इनकी मैक्सिमम वोट क्या है भाई? पूरे नेशनल एवरेज देखेंगे तो 35 से लेकर 40% के बीच इनका वोट है, मतलब लगभग 60% वोट इनके खिलाफ है, जो चूंकि बिखर जाता है इसलिए लोकसभा में जीत जाते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ये 50% से ज्यादा वोट लेते हैं। उन सीटों पर भी 5 साल के अंदर ऐसी एंटी इनकम्बेंसी आई है कि 50% से कम होगा वोट और उसके बाद जो अपोजिशन का एक कॉमन कैंडिडेट होगा उसके पास 50% से ज्यादा वोट होगा, जिसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 400-450 सीटों के ऊपर एक कॉमन कैंडिडेट देने का जो संकल्प विपक्ष के गठबंधन ने तय किया, उससे निश्चित तौर पर 2024 में एक चमत्कार होगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा के लिए यहां से चली जाएगी और उसके बाद एक नई सरकार, विपक्षी दलों की एक जो धर्मनिरपेक्ष सरकार, एक संविधान के विचारों संजय जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन सीटों पर 50% से ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, ऐसी सीटों का आंकड़ा 224 है। 224 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यहां पर एक सिंगल कैंडिडेट आपका वो कमाल दिखा पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, ये 224 सीटें इनके हाथ से फिसल जाएंगी? बिल्कुल 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 हराया जा सकता है। देखिए, 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। कोई व्यक्ति 5 साल पहले 50% से ज्यादा वोटों से जीत के आ गया, इसका मतलब 50% वोट उसका बैंक में बैलेंस बन करके या लॉकर में बंद पड़ा हुआ है और उसको वो कोई छीन नहीं सकता, कोई बाहर नहीं निकल सकता, बिखर नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। इन पिछले 5 वर्षों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। मध्य प्रदेश की अलग प्रॉब्लम है, गुजरात की अलग प्रॉब्लम है, राजस्थान की अलग प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ की अलग प्रॉब्लम है, यूपी की अलग प्रॉब्लम है। इन अलग अलग समस्याओं और जनता की समस्याओं को लेकर के निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी और उस एंटी इनकम्बेंसी के जरिए एक वोट में जो तब्दील होगा वो हमारे अपोजिशन के कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट दिलाने के लायक हो सकता है। अब 225 में से 200-250 में से कितनी सीटें हम जीतते हैं, ये आगे की बात है। मैं देखिए उन स्टेट्स का भी जिक्र करूंगी आगे चलकर संजय जी, जिन स्टेट्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि कहां पर इनको कितना कितना हराना संभव है, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी को चर्चा में ले आती हूं। गौरव भाटिया जी, पूरा कॉन्फिडेंस हाई है विपक्ष का इस वक्त, नारा भी दे दिया गया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। कितनी बड़ी चुनौती है अब आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो पूरा देश
मन बना चुका है, श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा। 303 सीटों से ज्यादा जो है वो भाजपा की आएंगी। हमारा लीडर कौन? नरेंद्र मोदी जी। और हमने देखा किस तरह से एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। 400 सीटें पार हो जाएंगी एनडीए की। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए, और क्योंकि प्राची जी इन्होंने नाम इंडिया रख दिया है, तो मैं ये जरूर कहूंगा इंडिया तो रोम रोम में है, हम उसका आदर करते हैं, कोई गलत बात नहीं कहेंगे। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं सारे लोग कि भैया पैकेजिंग तो इंडिया रखी है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये तो फॉल्टी है ना। एक तरफ एनडीए की क्लैरिटी है, नेता कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ ये जो सारे घटक दल साथ आए हैं, इनका कंफ्यूजन है। इनसे पूछिएगा लीडर कौन, अभी बता नहीं पाएंगे, अपने कपड़े एक दूसरे के फाड़ देंगे कि हमें लीडर बनाओ, हमें लीडर बनाओ। बताते तो ये है, नीतीश कुमार आज नाराज होके चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। क्यों? उनको लगता था कन्वीनर बनेंगे, बनाया नहीं। बिहार में स्टालिन चले गए थे, अरविंद केजरीवाल चले गए थे। दूसरी बात, एक तरफ ऑनेस्टी, 9 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, पवित्र है, ऑनेस्टी। दूसरी तरफ डकैती, सारे भ्रष्टाचारी जो बेल पे बाहर है। गांधी परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार पर बेल पे बाहर हैं। अब ये लोग जो है देश की सुध लेंगे। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि आज ही का बयान आया, अधीर रंजन चौधरी जी ने पहले कहा था, अब इनके पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी से समझौता ना करना, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। राहुल गांधी को मैंने सुना, राहुल गांधी कह रहे थे लोकतंत्र बचाओ। राहुल भैया, ये जो आंखें हैं आपकी, ये पश्चिम बंगाल की तरफ कब घूमेंगी? जो 50 हमारे भाई बहन मार दिए गए, हाँ। वो लोकतंत्र जिंदा हो रहा था। ममता जी तो यहाँ पे बाइक पकड़ के भाषण दे रही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए थे। आप बताइए, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख सकती, जिन्होंने अपनी जान दी है विचारधारा के लिए, ये किसी और का ध्यान क्या रखेगी? और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए इंडिया में जो डेवलपमेंटल वर्ड आया है, ये डेवलपमेंटल किसका है? ये है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी का, स्टालिन का। दूसरा वर्ड आया इंक्लूसिव। अरे इतना इंक्लूसिव है तो ये बताओ वाईएसआर क्यों नहीं आए, बीआरएस क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बीएसपी आई, टीडीपी आई, अकाली क्यों नहीं है? अरे ये इंक्लूसिव कुछ नहीं है। प्राची जी ये जान चुके हैं अकेले दमखम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हरा सके। लेकिन गौरव तो भाटिया सारे जी, छोटे 26 छोटे पार्टियां तो एक साथ आ गई ना। बैठे हैं, गौरव भाटिया ऐलान जी, ये कर रहे हैं सूरज को अभी तक आप ही लोग कहते थे ना कि जो दूसरी बैठक होगी उसमें पता चल जाएगा कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, लेकिन 26 लोग तो आ गए। और अभी देखिए संजय जी भी ये कह रहे हैं कि अब हम आगे ये तय करेंगे कि आपको कैसे हराना है, चाहे आप कितने भी मार्जिन से कहीं भी किसी भी सीट पर जीते हो, हमारा सिंगल कैंडिडेट खड़ा होगा तो आप लोगों की हार संभव है। प्राची जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताता हूं, पिछली बार 15 पार्टियां आई थी। जितनी लोकसभा की इनकी सीटें हैं सब जोड़ दी जाएं तो 131 के आसपास थी। और जो 8-9 दल अभी जुड़े हैं, 9 दल तो जुड़ गए हैं, इनकी लोकसभा में सीटें हैं 3, तो 131 + 3 134 पे ये पहुंचे। अब ये कैसे चुनौती देंगे? बिहार की बैठक के बाद कौन बड़ा है आप बताइए? अजीत पवार महायुति का हिस्सा हो गए, चिराग पासवान एनडीए में आ गए। यूपी जाइए, यूपी में तो इनकी कोई राजनीतिक हैसियत भी नहीं है, ठीक, लेकिन यूपी में दारा सिंह चौहान भाजपा छोड़ के गए थे, वापस आ गए। ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा हो गए। तो पिछली बैठक से तो ये घट गए हैं। अभी तो चुनाव आने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी खुद कहे कि मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। चलिए ठीक है, एक छोटा सा काउंटर संजय जी कर लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है। देखिए 3 बातें हैं, मुझे छोटी छोटी बातें कहनी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है और अकेले दम पे हम सबके खिलाफ वो लड़ सकती है, तो वो खुद आज हमें देखा देखी हमारी नकल करते हुए 38 पार्टियों का सम्मेलन क्यों बुला रहे हैं? एनडीए को तो अब तक दफन कर दिया था।
अचानक एनडीए को कब्र से बाहर निकाला और किसको किसको बुला रहे हैं? जिस चिराग पासवान को रामविलास पासवान के मरने के बाद घर से बाहर दूसरे दिन निकाल दिया गया था, जिसके चाचा को भड़का करके पार्टी तोड़ दी गई थी, वो चिराग पासवान को अपने पास लेके आ रहे हैं। उसके बाद अब इनके पास जब परिवारवाद, ये जो चौटाला के पोता इनके पास, पासवान जी के बेटे और भाई इनके पास, शरद पवार की पार्टी तोड़ के अजीत पवार, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री लगा चुके हैं, ठीक है, वो इनके नए एलाइज हैं। तो भ्रष्टाचारी इनके पास हैं, परिवारवादी इनके पास हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। ठीक। आखिरी बात मैं बता दूं कि हम सभी पार्टियों के लोग मिलकर के चेहरा भी दे देंगे, परेशान मत होइए। आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी चिंता कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि कांग्रेस के एक मिनट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, बीजेपी के लोगों को दर्द हो रहा है, मुझे देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम संभाल लेंगे। लेकिन आप एक रुको भाई, जरा बीच में मत बोलो। लेकिन महत्वपूर्ण बात, एक मिनट बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं, बीच में मत बोलिए। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक पर रुकिए ना ज्ञानी पुरुष, रुक जाइए। मैं आखिरी बात इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका चेहरा मोदी है ना, आपका एक खत्म करता हूं, आपका चेहरा मोदी है ना, हमारा भी चेहरा मोदी है। मोदी की जितनी बुरी नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रचार करके लोगों की भावनाओं को के आधार पर। ठीक है सर, देखिए आपके इंडिया पर अब भारतीय जनता पार्टी ने कैसे रिएक्ट करना शुरू किया है। एक ट्वीट सामने आ गया है, संजय निरुपम जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। एक ट्वीट सामने आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा है, जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, अपने अस्तित्व और परिवारों को बचाने के लिए उसके नाम का ही सहारा लेना पड़ रहा है, और तो और वो नाम भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया गया है और इसमें निशाना साधा गया है और ये बताया गया है कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, अपने अस्तित्व और परिवारों को बचाने के लिए आज उसी के नाम का सहारा लिया जा रहा है। 10 सेकंड में काउंटर करिएगा सर संजय जी, क्योंकि बाकी मेहमान। नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिया। अगर बोलिए संजय जी, 10 सेकंड में उत्तर देना चाहता हूं प्राची जी। बोलिए संजय जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर कह रहे पूरी दुनिया में इंडिया को बदनाम, जी नहीं, इंडिया को नहीं बदनाम करते। आज जिसकी सरकार है उस सरकार ने इंडिया को बदनाम कर रखा है, इंडिया को बर्बाद कर रखा है। मैं गौरव भाटिया जी आपके पास, क्योंकि आप लोगों का इंडिया को बदनाम नहीं कर रहे हैं, तो इनका रिएक्शन लेना जरूरी था। बदनाम कर रहे हैं, मैं कुलदीप जी के पास सरकार की बुरी नीतियों के खिलाफ लोगों में जन जागरण पैदा कर रहे हैं। कुलदीप जी, ये गठबंधन आगे कैसे फलेगा फूलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, संजय जी एक सेकंड रुक जाइए। अब भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि अवसरवादी लोग हैं जो एक मंच पर आकर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने हितों को कैसे साधा जाना है। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी का, क्या वो प्रधानमंत्री जी का, एक सेकंड संजय जी सॉरी, आज जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज इस गठबंधन से कितने घबराए हुए हैं। एक तरफ बेंगलुरु के अंदर जो था वो इंडिया के 26 दलों की बैठक हो रही थी, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, और साथ साथ देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को पे काम करने के लिए बैठक हो रही थी। और दूसरी तरफ अभी चल रही है एनडीए की बैठक। वो एनडीए नहीं है, वो है नेशनल दंगा अलायंस। वो प्लानिंग करी जा रही है कि अब देश में दंगे कैसे कराए जाएंगे, अब देश में लोगों को कैसे बांटा जाएगा। वो नेशनल दंगा अलायंस उसकी कहानी रच रहा है। तो आज ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में है। एक तरफ नेशनल दंगा अलायंस वाले लोग हैं, एक तरफ इंडिया वाले लोग हैं जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। और एक बात और, आज जो है ये लोग काम करेंगे अडानी के लिए, और हम काम करेंगे इंडिया के लिए। इंडिया जीतेगा, अडानी हारेगा, और अडानी की हार होगी। कैसे कुलदीप जी अपनी शर्तों को पहले मनवाकर तब तो ना जाकर अब विपक्षी दल की बैठक में शामिल हो रहे हैं, वरना आपने तो कह दिया था कि तब तक हम नहीं जाएंगे। तो इसमें तो आप पर भी सवाल उठेंगे ना। देखिए प्राची जी, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और जिस अध्यादेश की हम बात कर रहे थे वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। और कांग्रेस भी मानती है कि अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ कुछ भी है, एक साथ हैं, वो नजर आ रहा है। श्याम जी, संविधान को बचाने, ये दंगा भड़काने की कोशिश है। अभी संजय जी ने भी ये कहा था कि ये तो आप लोग सब साथ आ गए हैं इस वजह से, चूंकि हम लोग 26 लोग एक साथ हैं, तो आप लोग की ये बौखलाहट, आपका डर दिखा रहा है कि डरे हुए हैं अब विपक्षी दलों की इस एकजुटता से। देखिए, डर कैसा है इसका तो यही सबूत है कि कौन लोग साथ आ रहे हैं।
ये जो अभी कुलदीप जी बोल रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, ये कितने आरोप लगाकर कितनी बार माफिया मांग चुके हैं उन सब तमाम नेताओं के साथ जिनके साथ इनके नेता बैठे हैं कि ये सबसे भ्रष्टाचारी। अरे 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 सुन, अब धैर्य रखिए कुलदीप जी, धैर्य, कैसे बढ़ेगी कुलदीप जी धैर्य रखिए ना। अब देखिए, अब फिर आपसे लोकपाल पर पूछेंगे, फिर आपसे लोकपाल पर पूछेंगे तो फिर आपको मिर्ची लगेगी। अरे रुक जाइए सुनिए तो सही, आप देखिए, आपको तो खैर इन चीजों पर बोलने का अधिकार नहीं है। सारे लोग को आपने जेल में भेज दिया, एक एक करके केजरीवाल साहब सबको जेल भेज रहे हैं और किस तरह से माफी मांग रहे हैं खुद के लिए, ये तो प्रमाण है। खैर देखिए, दूसरों का जवाब दीजिए, दूसरों का जवाब देने दीजिए, सुनिए तो सही। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता संजय निरुपम जी कह रहे थे, तो उनको तो बताना चाहिए ना कि चलिए चिराग जी के साथ क्या हुआ, नहीं बहुत दर्द इनको है। लालू प्रसाद यादव जी को इमरजेंसी के दौरान मारकर फेंक दिया था कांग्रेस पार्टी ने। आज उनके साथ आप कैसे हैं? आज आप जिस आपके साथ बैठे हैं, आपकी मुख्यमंत्री को हरा देने का काम किया था इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी ने, आप उनके साथ जा रहे हैं। और ये मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि अगर अध्यादेश आपने इनका लोकसभा में पारित नहीं कराया तो ये आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का ये हुआ, ये तमाम लोग जो है सत्ता के लालच में अपने तमाम सिद्धांतों की बलि दे करके अपने पुराने इतिहास को एक तरह से दफन कर करके और सत्ता की लालच में ये कह रहे हैं कि देश इनके जाल में फंस जाएगा। अरे हम तो उस बिहार से आते हैं जहां एक समय जंगल राज में नरसंहार चलता था और ये पुलिस की वर्दी में ये जो नरसंहार करने वाले थे पुलिस की वर्दी पहनकर गांव में पहुंच जाते थे और नरसंहार करते थे। लोग जब तक समझते थे कि पुलिस नहीं डाकू है, वही काम ये कर रहे हैं कि आज ये इंडिया नाम रख रहे हैं, लेकिन देश तो जानता नहीं कि भ्रष्टाचारियों का कितना बड़ा जमावड़ा है। भ्रष्टाचार के जो पुरोधा हैं, जो जेल काट करके बेल पर बाहर हैं, वो इनके पुरोधा हैं। तमाम ऐसे लोगों को जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वो नरेंद्र मोदी से लड़ने का एक दिखावा कर रहे हैं। क्या लड़ेंगे ये तमाम नैतिकहीन विपक्ष? कभी बार-बार ये आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए और इस वजह से इंडिया नाम रख दिया कि बस आपको छिपाना है अपना चेहरा किसी ना किसी वजह से। नहीं, प्राची जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है आज आप समझिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो हमारे भारत के हैं वो भ्रष्टाचार पर बात करते हैं और कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं में से 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने वालों पर वो अपनी पार्टी में लेकर उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे एनडीए का जब हमने अपना गठबंधन बनाया तो हम पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग विपक्षी एकता एक साथ कभी नहीं आ सकते। आपने देखा पटना में हम 15-16 लोगों के साथ बैठे, आज बेंगलुरु में हमारी संख्या 26 हो गई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं अरे भाई मैं तो अकेला हूं, एक तरफ तो विपक्षी लोग हैं। आज 38 लोगों को लेकर इनको सभा करनी पड़ रही है, एक महागठबंधन बनाना पड़ रहा है। तो कथनी और करनी में किसके अंतर है? 2014 में हमने एक चेहरे को चुना, 2019 में हमने एक चेहरे को चुना, एक विश्वास के साथ कि यह चेहरा भारत की तरक्की, भारत की खुशहाली के लिए काम करेगा। आज टमाटर 100 के पार है, पेट्रोल 100 के पार है, गैस का सिलेंडर 1000 के पार है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। बहुत सारे मुद्दे आ गए, कि हमने बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए। मैं गौरव जी से इस बात का जवाब दूंगी। हमने चेहरे को चुनकर धोखा खाया। ठीक है सर, आपने धोखा खाया है। अभी आप जिनके साथ गए, रुक जाइए श्याम जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। अब इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई 2024 में देखने को मिलेगी और इस बीच अब एक बड़ी खबर भी आ रही है। विपक्ष ने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है, लेकिन अभी आगे मुश्किलें कम नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर बयान आने शुरू हो गए हैं। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि उनकी पार्टी जहां संभव होगा वहां तृणमूल कांग्रेस से अलायंस करेगी, जहां संभव नहीं होगा वहां अलायंस नहीं होगा। सीपीएम का असर 2 ही राज्यों में है, एक बंगाल और दूसरा केरल। बंगाल में सीपीएम की फाइट तृणमूल कांग्रेस से है और केरल में कांग्रेस से है। अब जबकि सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर दोनों दलों से लड़ाई चलती रहेगी, तो आगे कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, ये बड़ा सवाल है। वो अपने प्रचार करते रहे, वहाँ पर जमीन पर जो लड़ाई जो हो रही है वो चल रही है और वो जमीन पर जो लड़ाई हो रही है वहाँ पर
वो राजनीतिक लड़ाई वो चलेगी। अब वो केरल के जिक्र नहीं किए, शायद आगे को करेंगे। हाँ, केरल में ये दोनों फ्रंटों के बीच में ये टकराव है और इसी टकराव के चलते हुए भाजपा को एक भी एमएलए सीट नहीं मिलती वहाँ। तो अब ये ठोस वास्तविकता है इस राज्यों में। लेकिन सर, क्या ग्रास रूट लेवल पर वर्कर्स अलाइन कर पाएंगे एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियोलॉजी? जहाँ पे संभव है, परिस्थिति है, वो हो पाएगा। जहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो जहां पर संभव है वहां पर हो पाएगा, जहां पर संभव नहीं है वहां पर नहीं हो पाएगा। इसी तरफ इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा था। मैं गौरव भाटिया जी के पास जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सीताराम येचुरी ने जो कहा, संजय जी, ऐसे हो पाएगी क्या शीट शेयरिंग? फिर मैं आ रही हूँ गौरव जी आपके पास, बस 10 सेकंड में रिएक्ट कर लें इस बात पर। संजय जी। देखिए, निश्चित तौर पर अलग अलग पार्टियां हैं, सबके अलग अलग राज्यों में अपने अपने हित हैं, तो इस तरह की बातें होंगी। लेकिन आप चिंता ना करें और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की चिंता ना करे। सभी पार्टियों के साथ अलग अलग राज्यों का अलग अलग मॉडल तैयार करके हम एक कंसेंसस क्रिएट करेंगे। और निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल, जहां पर तृणमूल कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी है और जिनको व्यापक जनादेश मिला था ममता दीदी को, उनके साथ कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार, सीपीएम के साथ कैसे सीटों की एक एडजस्टमेंट हो, वो काम करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, शरद पवार जी के नेतृत्व वाली, हम लोग तीनों बैठ करके एक इस तरह से वर्किंग करेंगे कि तीनों पार्टियों के उम्मीदवार आम सहमति से तय हों और हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं आप जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, ये सब बातें होंगी, लेकिन इसको लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौरव भाटिया जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो अब इनके घर का मसला हो गया, ये परिवार का मसला है, वो सुलझा लेंगे जैसे सुलझाना है। लेकिन इस बार 2024 में आपको हराकर रहेंगे, ये दम अभी भी भर रहे हैं, उन सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार हैं जहां आप अच्छे मार्जिन से जीते। प्राची जी, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि 225 सीटें ऐसी हैं जहां पे 50% से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला था। ये क्या दर्शाता है कि जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से सुना, पहले भाग में एक प्रश्न पूछा था, वो जो कार्यकर्ता मारे गए थे वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की इकाई है वो कह रही है ममता के साथ मत जाओ, जंगल राज का पर्याय है, लेकिन उनको साथ बैठाया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है कि अपने अंदर दम ही नहीं बचा है। कांग्रेस अब बूढ़ी पार्टी हो गई है, खत्म होने जा रही है और विरोधाभास तो इतना ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी उद्धव गुट के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कथनी और करनी में बहुत दमदार हैं, इसलिए आप 38 पार्टी लेकर बीच में ना बोले प्राची जी, बीच में ना बोले। संजय जी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, उद्धव गुट के प्रवक्ता बोले कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। याद करिए, बाला साहब ठाकरे जी श्रद्धेय हैं हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के सामने नहीं झुकूंगा। उनके बेटे बैठे हुए हैं, मजबूरी ऐसी है कि उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसके लिए कहा था बाला साहब ठाकरे जी ने कि दुकान बंद कर दूंगा। दूसरी बात, कथनी और करनी पे बताइए, विधानसभा चुनाव तो हमारे साथ लड़े, मोदी जी के चेहरे पे, देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे पलटी मार के जिस पार्टियों को गाली देते थे, शरद पवार को, कांग्रेस पार्टी को घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, उनके साथ मिल गए। ऐसा क्यों हुआ? अब आते हैं अराजक अपराध पार्टी, यहां पे बोल रही है, मैं तो उनको बधाई दूंगा, कांग्रेस पार्टी को झुका दिया, कांग्रेस पार्टी को बोला झुक जाओ, कांग्रेस रेंगने लगी केचुए की तरह, और केचुआ जो है वो खड़ा हो जाए, कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल ने प्राची जी कहा था ऑगस्टा वेस्टलैंड में सोनिया गांधी गिरफ्तार होनी चाहिए। कुलदीप जी एक सेकंड, और ये कुलदीप जी प्राची जी जब शांत कराएंगी तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा, या कुछ चिल्लाने नहीं आए। कुलदीप जी देखिए, बीच में मत बोलिए, सब लोग बैठकर सुन रहे हैं एक दूसरे की बात, ऐसे चर्चा खराब होती है, किसी की बात कहीं तक नहीं पहुंच पाती है। आपके पास आऊंगी, पूरा मौका मिलेगा आपको कुलदीप जी। हाँ ठीक है, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए कुलदीप जी, चर्चा को खराब मत करिए प्लीज। फिर लगने लगेगा ना सर कि आप आते ही चर्चा खराब करने के लिए। रुक जाइए, फिर आवाज डाउन करवानी पड़ती है तो सर आप लोगों को बुरा लग जाता है, तो इसलिए प्लीज आप ही मर्यादा में रहिए।
थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिबेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुलदीप जी। उम्मीद कर रही हूं मैं आपसे, आप सबसे ज्यादा शिक्षा की बात करते हैं तो दिखा दीजिए ना थोड़ा सा कैसे शिक्षित वर्ग बैठकर चर्चा करता है। एक सेकंड रुक जाइए, गौरव जी कंप्लीट करिए। हाँ ठीक है, गौरव जी कंप्लीट करिए। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं कुछ बयान जो गिरगिटान अरविंद केजरीवाल है उनके याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जान चली जाए, सोनिया गांधी को गिरफ्तार जरूर कराऊंगा, उनका बयान है। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट हैं और शरद पवार भ्रष्ट है। आज उन्हीं की गोदी में जाके बैठे हुए हैं। लोकसभा में इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है आप मुझे बताइए? एक सीट की हैसियत है, एक सीट की, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हैं, जिनको कट्टर ईमानदार बता रहे थे, जनता को पता चल गया वो कट्टर बेईमान निकले। सतेंद्र जैन 1 साल से ऊपर हो गया, बेल नहीं मिली। ये सारे भ्रष्टाचारी इसलिए मिल गए हैं क्योंकि इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही यही है कि हमें बचना कैसे है। का जवाब आप ये मुझे खुद ही दीजिएगा, बता रहे हैं भैया, 10,000 करोड़ का घोटाला किया, 5,000 करोड़ का किया। ठीक है गौरव जी, बचा लो हमें एक दूसरे आप को। 2 बातों का बस जवाब इसीलिए मुझे आप बात दे आए। दीजिए प्लीज। आपने कहा कि कैसे पलटी मारते हैं, कथनी करनी में कैसे फर्क है, वो अभी अभी नजर आया सर। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी आपको खत्म करने का दम भरा करते थे, कहते थे बीजेपी को खत्म कर दूंगा, आज आपके साथ आ गए, एनडीए में शामिल हो गए, ऐसा क्यों हो गया, ये क्या मजबूरी थी? दूसरी बात ये, जब आप भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ताजा महाराष्ट्र का उदाहरण आपके साथ आकर चिपक जाता है कि जो भ्रष्टाचारी थे वो कैसे सदाचारी लगने लगे आपको। मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो आपने कहा भ्रष्टाचार पे, तो भ्रष्टाचार पे 9 साल की सरकार है मोदी जी की, कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है। 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। पहले अखबार खोलते थे यूपीए के समय में 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला, ये सब होते थे। आप मुझे बताइए क्या ये सत्य नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में मुकुल रॉय आए टीएमसी से, आपको मालूम है सीबीआई ने पूछताछ तब भी करी, चार्जशीट फाइल हुई, मुकदमा बंद नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी कहा है कि कानून अपना काम करेगा। ये कोई पिंजरे का तोता नहीं है जो कांग्रेस के समय में था, अपना काम करता रहेगा। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो कानूनी कार्रवाई हो रही है और न्यायालय तय कर लेंगे। दूसरी बात आपने कहा ओपी राजभर जी आए, बिल्कुल आए, लेकिन सवाल तो यह पूछा जाएगा कि चुनाव से पहले सपा ने कौन सी वॉशिंग मशीन लगाई थी कि उनको ले लिया था? और हमारा बड़ा दिल देखिए, बिहार में जेडीयू के साथ हम चुनाव लड़े और हम बड़ी पार्टी थे, नीतीश कुमार जी छोटी पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे, हमने मुख्यमंत्री तब भी उनको बनाया। क्या ये सत्य नहीं? और कांग्रेस पार्टी का एक उदाहरण दे दूं, राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए समर्थन करते हैं, उनको अपनी पार्टी में मर्ज कर देते हैं। तो ये फर्क तो है ना। गौरव जी की बात पर सबसे ज्यादा खिलखिलाकर संजय जी हंस रहे हैं। एक बार पहले उनको रिएक्ट करने दीजिए, फिर मैं कुलदीप जी आपके पास आ रही हूँ, आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। संजय निरुपम जी, वो तो अभी भी बार बार कहते हैं कि हमारे साथ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस है हमारी, इसीलिए जनता हमें चुनेगी, इसीलिए कॉन्फिडेंट है 225 सीटें वो जिस पर 50% से ज्यादा मार्जिन से जीत कर आए हैं। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहूँगा, कृपया करके शांति से सुना जाए। आज जिस तरीके से सुबह सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया जिसका वीडियो बड़ा वायरल किया गया, जिसमें बेंगलोर में जो विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी लोगों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी को एकदम अपने प्रवक्ता की तरह नीचे नहीं उतरना चाहिए। जो विपक्ष है ना, उसका आदर होता है लोकतंत्र में, लोकतंत्र का सम्मान इसी से बढ़ता है। जो विपक्ष में बैठे हुए कौन से लोग हैं भाई? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या वो भ्रष्टाचारी हैं? सोनिया जी बार बार कहते बेल पे हैं, तो क्या हुआ? 9 साल से बेल पे हैं, मतलब क्या हुआ? तो फिर आप में दम है, आपके अंदर अगर कुछ सबूत है तो उनको अंदर डाल के दिखाइए ना आप। तो कुछ सबूत नहीं है, झूठ मूठ कर लोगों को बदनाम कर। ममता बनर्जी जिनको व्यापक जनादेश प्राप्त हुआ है, उसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी का यह बयान बहुत ही आपत्तिजनक था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी विपक्ष का आदर करें, बिल्कुल वैचारिक आधार पर लड़ाई लड़ें। परिवारवाद के मुद्दे पर बोलने का उनके पास कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके पास चौटाला का पोता है, उनका शरद पवार का भतीजा है, उनके पास पासवान का बेटा और भाई है, उनके पास ये सोनेलाल पटेल की बेटी है, उनके पास पता नहीं, और हाँ उनके पास वो मुख्तार अंसारी का बेटा आ चुका है अब,
जिसको जेल में डाला क्राइम के आरोप में, उसका बेटा उनका सहयोगी बन गया है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और परिवारवादियों को साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करना बंद कर दे। निश्चित तौर पर बीजेपी के तंबू में घबराहट पैदा हुई है। जिस तरीके से पूरा बीजेपी विपक्षी पार्टियों के सम्मेलन पर हमला बोल रहा है, जिस तरीके से बीजेपी परेशान दिख रही है, उससे साफ साफ दिखता है कि 2024 उनके लिए आसान नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब तक वो एनडीए के जो सहयोगी दल थे उन सबको भूल गए थे। एक अकेला मोदी काफी है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे थे। अचानक ये 38 पार्टियों को जमा करते, हमारी नकल करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान और हैरान है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ठीक है, परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, उसके लिए अपना नैरेटिव चेंज करिए, नए ढंग से अपनी बातें लोगों के सामने लेकर के आइए। लेकिन इस तरीके से विपक्ष का अपमान करना, विपक्ष का अनादर करना, विपक्ष के नेताओं, एक तो उनकी पार्टियों को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, आधा शिवसेना हमारे पास, आधा शिवसेना आपके पास, एनसीपी आधी एनसीपी हमारे पास, आधी एनसीपी आपके पास। लेकिन क्या तोड़ना इतना आसान है संजय जी? ये सवाल बहुत बड़ा है, जो आप बार बार कहते हैं तोड़ना, ये कहते हैं हम अच्छा जोड़ रहे सवाल है आपका। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्या तोड़ना इतना आसान है? बिल्कुल, आज के तारीख में आसान है। जब अजीत पवार के एक मिनट, जब अजीत पवार के 70,000 करोड़ के घोटाले की बात प्रधानमंत्री करेंगे और उसके 2 दिन बाद उनको राजभवन में बुला करके एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो लगता है कि आसान है। कुलदीप जी आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं। जो लोग छोड़ के गए थे उनके खिलाफ ईडी के केसेज हैं, उनके खिलाफ ईडी के, प्रताप सरनाई कब जेल में जाएंगे पता नहीं, हसन मुश्रीफ रोज एक किरीट सुमैया बोलते थे 1,500 करोड़ का। गौरव भाटिया जी 20 सेकंड में इनका जवाब दे दीजिएगा, फिर कुलदीप जी और बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। संजय जी 1 सेकंड, चक्की पीसिंग कैसे आपके साथ आ गए? संजय जी 1 सेकंड, बाकी मेहमान भी हैं। वो अजीत पवार उनके बाद बोलिए गौरव भाटिया जी, चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं। तो ऐसे संजय जी रुकिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए प्राची। संजय जी फिर समय चला जाएगा, बाकी मेहमान रह जाएंगे। आपकी बात आ गई कि चक्की पीसिंग कैसे इनके साथ चलेंगे, बोल दीजिए गौरव भाटिया जी। कांग्रेस पार्टी की हालत ही ये हो गई है कि वो तंबू में ही है और जनता ने इस तंबू का बंबू हटा दिया है और ये तंबू भी जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए तो भारत जैसा महल है, सर आंखों पे बैठाया है। मैं तो केवल ये सवाल पूछना चाहता हूँ, शांत बौखलाइए मत। ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। आज इस ट्वीट पे कांग्रेस खड़ी है या मान रही है कि भ्रष्टाचारियों के साथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार एकजुट हो गया है? और मैं ये भी कहूंगा, शोभा की बात करते हो, प्रधानमंत्री जी के लिए चौकीदार चोर है कहना, बाद में कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगना राहुल गांधी का, क्या हम भूल गए हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलना, क्या ये शोभा देता है कांग्रेस पार्टी को? गौरव जी मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, कुलदीप जी 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिएगा प्लीज। विदेशी धरती पर जाके कहना कि लोकतंत्र जो है खत्म है भारत में, तो आज इंडिया। गौरव भाटिया जी 1 सेकंड रुक जाइए, समय समाप्त हो रहा है, बोलिए कुलदीप जी। 9 साल के अंदर सारे के सारे भाजपा में जाके इकट्ठा हो गए, गौरव जी की पार्टी में इकट्ठा हो गए। तो प्रधानमंत्री जी को आज भ्रष्टाचार पे ज्ञान फैलना शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला। चलिए ठीक है सर, आनंद जी मैं माफी चाहूंगी आपके पास नहीं आ पाई, समय समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।